अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो आज का मेरा लेक्चर है वो ऑसिलेशन पे का लास्ट टॉपिक है वो एक्सटर्नली ड्रिवन सिस्टम क्या होता है। एक्सटर्नल सॉरी आई एम सॉरी। सो एक्सटर्नल ड्रिवन सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऑसिलेटिंग बॉडी है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। अगर आप एक पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू कर दें, पीरियोडिक का मतलब ये होगा कि फोर्स इक्वल इंटरवल के बाद, इक्वल टाइम इंटरवल के बाद आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो उस सिस्टम को हम कहेंगे कि वो एक्सटर्नल ड्रिवन सिस्टम है। ड्रिवन सिस्टम है, ड्राइविंग फोर्स, वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो उसको हम कहेंगे कि वो आपके पास ड्राइविंग फोर्स है। तो इस पूरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्या कि जी ड्राइविंग फोर्स, जब एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स होती है तो उस सूरत में ऑब्जेक्ट की जो ऑसिलेशन होती है उसका एम्पलीट्यूड किस तरह चेंज होता है। और जब ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है तो उस वक्त ऑब्जेक्ट के एम्पलीट्यूड को क्या होता है, ठीक है। और उस फिनोमेना को हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। और रेजोनेंस क्या होती है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और उसके ग्राफ कैसे आपको नज़र आते हैं, तो ये हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब उससे पहले ड्राइविंग सिस्टम जो फोर्स सिस्टम्स हैं उन वो किस तरह हम लगा सकते हैं, वो मैं आपके पास कुछ सिस्टम्स लेके आऊँ। जैसे ये देखिए, ये क्या है, दिस इज ऑसिलेटर। और ऑसिलेटर क्या करता है कि जी इसको, ये इसकी दो वायर्स हैं, ये सिग्नल जनरेटर के साथ इसको हम कनेक्ट करते हैं। जो सिग्नल जनरेटर क्या होता है कि जो डिफरेंट तरह के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या लगाया होता है कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी है जो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम देंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो वाइब्रेटर का ये जो टिप है ये अप एंड डाउन वाइब्रेट करती जाएगी। अब देखिए, ये एक ऑसिलेटिंग बॉडी था, ये ऑसिलेट कर रहा था पहले। और जब हमने इसको ड्राइविंग एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया तो अब ये होगा कि अब ये ड्रिवन सिस्टम बन गया है, ठीक है। एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स के कंट्रोल में आ गया है। एक ये एग्जांपल हो सकती है। दूसरी एग्जांपल है कि जी देखिए, अगर आपके पास ये ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर आपके पास है और मतलब पीछे दो वायर्स सिग्नल जनरेटर के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये जो है, दिस वाइब्रेटर विल मूव हॉरिजॉन्टली इन एंड आउट, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग के साथ मैस आपका अटैच है एम, अब अगर ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ना होती, ये ऑसिलेटर ना होता, तो क्या होता है कि जब इसको हम ला के छोड़ते एक सर्टेन पोजीशन से तो ये अप एंड डाउन ऑसिलेट करता रहता बिटवीन टू पोजीशंस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मीन पोजीशन होती और ये इन दो पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट करता रहता विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अगर एक सिस्टम को आपने डिस्टर्ब किया, एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के उसको आपने छोड़ दिया, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स उसमें नहीं लग रही। जैसे सिंपल पेंडुलम में इसको आपने यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से ला के छोड़ा तो ये ऑसिलेट करता जाएगा बिटवीन दीज टू पोजीशंस। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, वो एफ नॉट किस चीज़ पे डिपेंड करती थी, हमने देखा था कि वो लेंथ पे डिपेंड करती थी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती थी, ठीक है। और
आपने इसका देखा था कि जी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसके सिंपल पेंडुलम के केस में लेंथ और इसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड करती थी। आपको पता है टाइम पीरियड इज 2 पाई L over G, so frequency is 1 over time period। तो हमने देखा था 1 over 2 पाई G over L, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जो लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी। मैस अटैच विद द स्प्रिंग के केस में हमने देखा था कि जी एक्सेलरेशन इस केस में होता था -k over m x, और ओमेगा जो था वो k/m अंडर रूट। यहाँ से इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली थी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम एफ नॉट इज ओमेगा, और ओमेगा आपको पता है ओमेगा इज 2 पाई एफ। सो एफ निकालने के लिए दैट इज ओमेगा बाई 2 पाई, सो दिस ओमेगा ओवर 2 पाई कर देंगे तो वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जो स्प्रिंग कांस्टेंट पे और मास पे डिपेंड करेगी। लेकिन जब इसको एक्सटर्नली जो पीरियोडिक फोर्स लग रही है, अब इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हम हमारे कंट्रोल में है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। जब इसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो अब क्या होगा कि इसकी ये ड्रिवन सिस्टम हो जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी अब अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, अब ये ऑसिलेट करेगा विद दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसकी हम डिस्कस करेंगे कि जब ये फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी तो फिर क्या होगा कि वो ड्रिवन उसके एम्पलीट्यूड में एक सडन इंक्रीज आएगा जिस फिनोमेना को हम रेजोनेंस का नाम देंगे। मसलन एक आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी का इंजन वाइब्रेट करता है, तो अब आपकी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है वो अब आप फ्री ऑसिलेशन में नहीं है, आप क्या हैं कि आप ड्रिवन हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन में आ गए हैं, क्योंकि आपकी ऑसिलेशन जो है वो गाड़ी के जो इंजन की ऑसिलेशन है उसके कंट्रोल में है, ठीक है। दूसरा जैसे देखें ये एक सिस्टम है, इसमें क्या है कि ये ऑसिलेटर है, ये मैस है, तो ऑसिलेटर क्या करता है कि उस ये भी अब ड्रिवन सिस्टम है। पीरियोडिक फोर्स लगाने के मैंने तरीके बताए कि कैसे आप पीरियोडिक फोर्स लगा सकते हो, ये पास पेपर सिचुएशन में जो ऑलरेडी आपके पास आए हुए हैं। या आप पहली एग्जांपल पे चले जाइए, ये देखें ये ऑसिलेटर के साथ ये एल्युमिनियम शीट है जो स्प्रिंग के साथ अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रही है, लेकिन जब इसको ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या होगा कि ये ड्राइविंग फोर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। और ड्राइविंग फोर्स जो है वो रेजिस्टिव फोर्सेस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को जो है वो ड्रेन करती हैं और ऑब्जेक्ट इवेंचुअली डैम्प होके डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है और ऑब्जेक्ट इवेंचुअली रेस्ट पे आ जाता है। लेकिन जो ड्राइविंग पीरियोडिक फोर्सेस होती हैं वो ऑसिलेशन को मेंटेन करने के लिए होती है। मसलन एक बच्चा स्विंग कर रहा है, झूला झूल रहा है, और उस पे आप अगर पीरियोडिकली फोर्स उस पर लगाई जा रहे तो क्या होगा कि इसकी ऑसिलेशन मेंटेन रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, मतलब आप एक एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इस सिस्टम को, ठीक है। पीरियोडिकल फोर्स अप्लाई करने से इस सिस्टम को आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एनर्जी सप्लाई जो है वो इसकी ऑसिलेशन को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। अदरवाइज ये खुद बहुत जो है वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा थोड़ी देर बाद। अब हम एज एन एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये सिस्टम करते हैं, तो हमने देख लिया कि जी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कब एक ऑब्जेक्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है कि जब उसको डिस्टर्ब करके मीन पोजीशन से छोड़ दें तो उस अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता जाएगा। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस सिस्टम के पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, जैसे सिंपल पेंडुलम के केस में लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, मास अटैच विद द स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट और मास पे डिपेंड करती है। तो इस तरह डिफरेंट सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो उसके अपने पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। और अगर हम इसी सिस्टम की एग्जांपल दें कि जी आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को अब आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो एफ को जैसे इंक्रीज करते हो, मसलन यही एग्जांपल हम यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ कि ये आपके पास जस्ट लाइक सेम एग्जांपल रीड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ये पुली है और दिस इज
ऑसिलेटर के साथ जो है आपने एक ये मैस अटैच विद द स्प्रिंग है और इसको आपने डिस्टर्ब करके मैस को छोड़ दिया और अब इसकी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है एफ नॉट है। आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे, तो क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड था पहले, अगर ये इन दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेट कर रहा था, इसका एम्पलीट्यूड जो था वो लेट्स से एक्स नॉट था। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एक्स नॉट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। जब एफ इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेटर बिकम्स इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब देखें दो तरह की फ्रीक्वेंसी इस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है, एक एक्सटर्नल जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है और एक सिस्टम की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो एम्पलीट्यूड एक्स नॉट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा उस वक्त। और उसके बाद इस फिनोमेनन को जब एफ और एफ नॉट इक्वल होते हैं और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या फिनोमेना है कि जब एक्सटर्नल जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इक्वल हो जाती है, तो उस वक्त जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो जाता है और उस फिनोमेना को हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी इस एफ नॉट से बढ़ा दोगे तो फिर फर्दर एम्पलीट्यूड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है जब रेजोनेंस जब आपके पास एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी को मैं वेरी कर रहा हूँ, जो आपके पास एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है उसको वेरी कर रहा हूँ, साथ में यहाँ पे एम्पलीट्यूड का ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ेगी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और फिर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो ये जिस वक्त एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ये तब होता है जब आपकी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट के इक्वल हो जाती है। ठीक है, सो जब ये एफ नॉट के इक्वल हो जाएगी तो उस वक्त एम्पलीट्यूड आप देख लें कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और उसके बाद एम्पलीट्यूड जो है वो फिर फर्दर डिक्रीज होता है और उससे पहले भी एम्पलीट्यूड कम होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी, अब इस तरह का ग्राफ जब पेपर में आता है तो वो आपसे पूछता है कि जी यहाँ से नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आप मार्क करके दे दें, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दे दें। तो ये जहाँ पे पीक होगी ये वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर इस सिस्टम में कोई डैम्पिंग नहीं है, अब देखें इस सिस्टम में साथ हम डैम्पिंग भी इसमें लग सकती है, डैम्पिंग को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक्सटर्नली ड्राइविंग सिस्टम में डैम्पिंग को हम कैसे इंक्लूड करेंगे, ये एक एग्जांपल है। देखें ये एल्यूमिनियम शीट है, जैसे ये अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगी तो क्या होगा कि अब देखें ये आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा कि अब देखिए यहाँ पे जैसे आपने स्विच क्लोज किया, ठीक है, स्विच क्लोज किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इसकी इसके साथ लिंक है एल्यूमिनियम शीट के साथ। और जैसे एल्यूमिनियम शीट अप एंड डाउन जाएगी तो आपको पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है एल्यूमिनियम शीट का, वो चेंज होगा। ठीक है, वो कट होगा। तो जैसे वो कट होगा तो अब क्या करेगा कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इस शील्ड के ऊपर करंट्स जनरेट होंगे जिनको एडी करंट्स कहते हैं। ठीक है, उन करंट्स की जनरेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो हीट में एनर्जी यूज होगी वो इस ऑसिलेटिंग बॉडी की ही एनर्जी होगी। तो ये ऑसिलेटिंग बॉडी अब डैम्प कहलाएगा। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी जब आपने स्विच क्लोज कर लिया है।
तो ये आपके पास ये कॉइल में से जब करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस शीट के साथ जो एसोसिएटेड होंगी, इस शीट की वर्टिकल ऑसिलेशन की वजह से वो कट डाउन होगी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो है वो करंट प्रोड्यूस होंगी इस शीट के ऊपर, और करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, वो इस ऑब्जेक्ट की ऑसिलेटिंग, इस ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन से ही आएगी। और अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है वो उस जो काज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो काज यहाँ पे क्या है, ऑसिलेशन ऑफ दिस शीट, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको अपोज क्या करना है कि शीट अगर नीचे जा रही होगी तो इस पे अपवर्ड फोर्स लग रही होगी, अपवर्ड आ रही होगी डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी, तो इसलिए जो है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाएगा। तो अगर आप इसमें डैम्पिंग को इंक्रीज करते हैं, एक तो इस ग्राफ से देखें नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी आएगी, दूसरा आप अगर डैम्पिंग को इंक्रीज करते हैं तो डैम्पिंग को इंक्रीज करने से आप क्या करेंगे कि फिर अगर आप इसको बनाएं तो फिर ये इसका ग्राफ होगा ये। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है कि इसमें नो डैम्पिंग, नो डैम्पिंग का मतलब ये होगा कि ये आपकी पीक जो होगी शार्प होनी चाहिए, लेस डैम्पिंग। जैसे आपने डैम्पिंग इंक्रीज की इसी सिस्टम में, डैम्पिंग डालने के बाद क्या होगा कि अब अगर आपसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखें जो पहले था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, अब डिक्रीज हो गया, ठीक है। और किसी भी फ्रीक्वेंसी पे पहले जितना एम्पलीट्यूड नहीं रहा अब कम हो गया है। अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी पे जाके देखें तो ये जो दूसरी कर्व है डैम्पिंग इंक्रीज करने के बाद, ये कर्व हमेशा इसके नीचे ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप फर्दर इंक्रीज करते हो डैम्पिंग को तो फिर क्या होगा, फिर इसमें देखिए एक तो आपने देखा कि डैम्पिंग इंक्रीज करने से ये जो शार्प पीक थी ये फ्लैट हो गई है, और जो एम्पलीट्यूड्स हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी पे वो नीचे हैं। अगर फर्दर आप इंक्रीज करते हो तो ये इस तरह होगा। तो अब देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी शिफ्ट होगी इस तरफ, लेकिन उसको हम इग्नोर करेंगे। तो इसलिए डैम्पिंग इंक्रीज करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि जी इसमें इसको कर्व आपने ड्रॉ करके दिखानी है, तो फिर आपने सारी की सारी कर्व जो है ओरिजिनल कर्व के नीचे होनी चाहिए। इसमें नो डैम्पिंग, इसमें डैम्पिंग जो है इसके मुकाबले में ज़्यादा है, मतलब और सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रेटर डैम्पिंग इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है वो लेस डैम्पिंग। आपको क्या करना आना चाहिए कि जी डैम्पिंग, एक तो रेजोनेंस, इस ये जो ग्राफ से दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है कि जी कौन सा फिनोमेना आपको नजर आ रहा है, वो रेजोनेंस का आ रहा है। रेजोनेंस का फिनोमेना कैसे ग्राफ से दिखता है कि जी जब आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम पे पहुंच के कम हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है और ये आपका एम्पलीट्यूड का ग्राफ है। अगर ये इस तरह का कर्व आपको दिया हुआ और वो कहे जी इससे इससे कौन सा फिनोमेना नजर आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, रेजोनेंस। और रेजोनेंस होता है क्या है कि जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी एफ सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो उस वक्त जो एम्पलीट्यूड में इंक्रीज आता है सडन, उस वक्त एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, उस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस का फायदा हमारे लिए क्या है, क्या देखें, अगर एक बच्चा स्विंग कर रहा है और उसमें रेजोनेंस एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगाएंगे तो वो उसकी ऑसिलेशन जो है वो डैम्प होकर रुक जाएगी, तो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना हमारे लिए फायदा मंद है। लेकिन अगर कोई ब्रिज ऑसिलेट कर रहा है, ब्रिज पे अगर आप एक्सटर्नल ऑसिलेटिंग ब्रिज है और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो ब्रिज की जो ऑसिलेशन है वो उसकी फ्रीक्वेंसी, और अगर उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जो ब्रिज की लेंथ पे और इस चीज़ पे डिपेंड करेगी। और अगर एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हैं, फोर्स डिफरेंट तरीकों से आप लगा सकते हैं, मतलब इसके ऊपर कोई डिफरेंट पीपल पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, और उनकी जो फोर्स अप्लाई करने की एक फ्रीक्वेंसी है, अगर वो इसके साथ मैच कर जाएगी तो ब्रिज की ऑसिलेशन जो है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी।
जब इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा कि उसकी अपनी एक लिमिट है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, उसको क्रॉस करेगा तो ये ब्रिज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो नुकसानदेह हमारे लिए रेजोनेंस। फिर माइक्रोवेव ओवन में भी रेजोनेंस जो है हमारे लिए फायदेमंद है कि रेजोनेंस का फिनोमेना वहाँ पे ना हो रहा हो तो हम जो है वो माइक्रोवेव काम ही नहीं करेगा, उसका जो पर्पस है वो खत्म हो जाएगा। तो एक तो रेजोनेंस में डैम्पिंग का क्या इफेक्ट होगा, कर्व ड्रा करनी आनी चाहिए आपको। दूसरा जो है वो कर्व की पीक्स पे क्या फर्क पड़ रहा है ये आपको पता होना चाहिए कि जी फ्लैट होती जा रही हैं और इसके नीचे ही होगी, ओरिजिनल कर्व के नीचे। और दूसरा जो है आपको इस ग्राफ को देख के नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम को निकालना आना चाहिए कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। तीसरा जो है रेजोनेंस कब होती है, जब आप ये चीज़ आपको पता चल गई। और रेजोनेंस के लिए एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग बॉडी होना चाहिए, जो एक्सटर्नली ऑसिलेटिंग बॉडी पे एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स लगनी चाहिए, जो कि आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के जरिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आप इससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अचीव कर सकते हो, अदरवाइज आप रेजोनेंस को तो अचीव ही नहीं कर सकोगे जब तक आपके सिस्टम में फ्रीक्वेंसी वेरी करने की ऑप्शन ना हो। ये भी आपने सुना होगा कि जी आप साउंड के जरिए एक ग्लास को ब्रेक कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे देख लेना उसकी जो डेमोस्ट्रेशन है कि जब साउंड की फ्रीक्वेंसी ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो वो ग्लास जो है उसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, तो वो जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा हम इसको रेजोनेंस को हम इस तरह भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल से कि जी फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये स्ट्रिंग है, इसके ऊपर आपने दो पेंडुलम डाले हुए हैं, एक ये है और दूसरा जो है ये सिंपल पेंडुलम है। दोनों की लेंथ आपने सेम रखी हुई है। आपको पता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ पे डिपेंड करती है, और आप क्या करते हो कि इसको डिस्टर्ब करते हो, इसको ऑसिलेशन पे ला के छोड़ देते हो। ठीक है। अब क्या होगा कि चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, इसको आपने मूव नहीं किया, इसको आपने छोड़ा हुआ है। तो जब इसकी चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने देखा था कि लेंथ पे डिपेंड करती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, मास पे तो डिपेंड नहीं करती। तो आपने इसको जैसे रिलीज करेंगे तो आस्ता आस्ता थोड़ी देर बाद ये भी इसमें भी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये रेजोनेंस का फिनोमेना है। लेकिन अगर आप एक थर्ड लगाते हो जिसकी लेंथ डिफरेंट है और इसको अगर आप रिलीज करते हो तो इससे इसकी ऑसिलेशन पे कोई ये ऑसिलेट करना नहीं शुरू करेगा। ठीक है। दूसरा आप ये देख सकते हो कि अगर पानी के अंदर आपके पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है, जो सिलेंड्रिकल शेप में एक कंटेनर है जिसको आप नीचे दबा के छोड़ते हो और वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। आपको पता है कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमने देखा था क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है और मैस पे डिपेंड करती है। अगर आप एक कंटेनर इसी जैसा सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम मैस का यहाँ पे लाके छोड़ते हो और इसको नीचे पुश करके आप छोड़ देते हो, अब ये ऑसिलेट करेगा तो इसकी ऑसिलेशन से इसमें भी ऑसिलेशन आ जाएगी, इसको हम कहते हैं ये रेजोनेंस अकर होगी। लेकिन अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके बराबर नहीं है, मतलब इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसके बराबर नहीं है, तो इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ है और इस लेक्चर में आपसे आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर किए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें। जो एग्ज़ाम में सिचुएशन पूछी जाती हैं वो ये है कि जी ये इस ग्राफ को देख के आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी आनी चाहिए और इस ग्राफ में अगर डैम्पिंग इंक्रीज करके ग्राफ बनाना चाहे तो वो आपको निकालनी आनी चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए। थैंक यू सो मच।